जय हिंद। मैं कर्नल संजय पांडे। ये मेरा दूसरा वीडियो है अग्निपथ अग्निवीर के ऊपर। पहला जैसे मैंने बताया था आपको, अग्नि 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 टीवी के ऊपर, डिबेट्स के अंदर, बातचीत के अंदर, और सच कोई नहीं बोलेगा। आपको कोई वस्तु स्थिति क्या है नहीं बताएगा और कोई एनालाइज भी नहीं करके देगा, विश्लेषण करके नहीं देगा कि अगर कोई चीज चल रही है तो। मेरे जो वीडियोस हैं ये मेरा अपना विश्लेषण है। मेरे पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। पब्लिक डोमेन में जो चीज अवेलेबल है, कौन किस तरह से लिख रहा है, क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट क्या अवेलेबल है, उसके ऊपर मेरा अपना विश्लेषण है। पिछले वीडियो के अंदर तो मैंने आपको एक मैक्रो पिक्चर दिया था, एक बहुत बड़ा पिक्चर। पहले वीडियो के बाद एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि इस वीडियो में आप काफ़ी डिप्लोमेटिक लग रहे हैं। उसको बताया मैंने कि नहीं, वो डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, वो जानबूझ के मैंने इतनी सारी चीज़ें प्रो गवर्नमेंट सरकार के लिए बात की कि नहीं, सरकार ने सोचा होगा, सरकार ने प्लान किया होगा और पता चलेगा। उस समय मैं उसे नहीं बताना चाहता था उस वीडियो के अंदर कि इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट में पढ़ चुका था तब तक, और उसके बाद दूसरा वीडियो ये मैं करने वाला हूं, इसके बारे में भी मैंने बताया नहीं था। डिप्लोमेटिक था या नहीं, आज का आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या मैं डिप्लोमेटिक हूं। जैसे मैंने बताया था, मेरे को पहले मैंने बोला था कि इसके अंदर 2 साल की सरकार की प्रिपरेशन है। इसके अंदर शायद वेटरन्स बहुत जो रूलिंग पार्टी के साथ है वो जुड़े हुए हैं, आर्मी को इसके अंदर से बाहर रखा हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स को शायद इसमें से बाहर रखा हुआ है, और ये सारे इस तरह से मैंने विचार प्रकट किया था कि शायद ऐसा हो सकता है, इसीलिए शायद ऐसे हो सकता है। आइए आज डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। केवल उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो सरकारी हैं, जो सरकारी वेबसाइट के ऊपर हैं और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस ने अपलोड करके इंटरनेट पे रखे हुए हैं। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके उनको जिस समय मैंने स्टडी किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने लिखे हुए, उसके बाद मैंने सोचा कि आज के वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट है मेरे पास। आइए देखते हैं। इस वीडियो के अंदर आज मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा। सबसे पहला कि ये स्कीम क्या है, जिस तरह से कागजों में लिखी हुई है, जो चीज लिखा हुआ है उसके ऊपर मेरे सवाल हैं कुछ, वो पूछूंगा। उसके बाद इस स्कीम के अंदर FAQ, जैसा कि हर जगह पर आपको मिलेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर इन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है। इन FAQs के ऊपर मैं अपने कमेंट दूंगा। मैंने बोला था कि यह स्कीम बहुत ब्रिलियंट है, पर इसके अंदर बहुत बड़े बड़े छेद हैं, होल्स हैं। तो ब्रिलियंट स्कीम क्यों है और ये होल्स क्या है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। आइए शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मेरे अपने हैं, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस आप पहले समझ लीजिए। ये जो विचार है अग्निपथ का, ये 100% पॉलिटिकल है, यानी रूलिंग पार्टी का विचार है। ये इसका जो एग्जीक्यूशन हुआ है, ये इनएक्सपीरियंस्ड आदमी ने, या ऐसा आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं थी किसी से सलाह करने की, ये उसने किया हुआ है। यानी एग्जीक्यूट करने वाले की कैपेबिलिटी अत्यंत लिमिटेड, कमज़ोर थी। जितने डॉक्यूमेंट निकले हुए हैं, आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप सोचेंगे कि ये कौन से अग्निपथ की बात कर रहा है। तो आज मैं आपको वर्जन 1.0 की बात कर रहा हूँ। वर्जन 1.0 कौन सा था, जिसके अंदर जिस दिन अनाउंसमेंट हुई उस दिन, दूसरे दिन ही 1.1 रिलीज हो गया, जब 21 साल उम्र से 23 साल उम्र कर दी गई। वर्जन 1.2 उसके अगले दिन आ गया, जिस दिन अनाउंस हो गया कि 10% लोग CAPF में लिए जाएंगे। इसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अनगिनत वर्जन आते रहेंगे। ये वर्जन आपको केवल एक ही चीज बता रहे हैं कि स्कीम के अंदर कोई सोच नहीं गई है। ये 10 दिन का काम है, किसी को काम दिया गया, उसने लिखा, और लिख के, मैं बिल्कुल इंसल्ट नहीं करना चाहूंगा, पर मैं अपने आप को काबू नहीं कर सकता। ये डॉक्यूमेंट जुवेनाइल, बचकाना डॉक्यूमेंट है। ये जो बूढ़ी आंखें सरकारी कागज पढ़ के बड़ी हुई है, और जिसको एक एक शब्द कौन किस तरह से इस्तेमाल करता है, कि ब्यूरोक्रेसी की लैंग्वेज क्या है, मिलिट्री किस तरह से लैंग्वेज अपनी लिखती है, जिन आंखों को इस चीज की आदत है,
मेरी आंखों को 41 साल की आदत है, मेरी आंखें बताती हैं कि वो लैंग्वेज पढ़ने के बाद कि ये काफ़ी बचकाना डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट से एक और चीज़ क्लियर है, कोई इसके अंदर वाद विवाद, डिस्कशंस, वॉर गेमिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, जिस वजह से इस डॉक्यूमेंट के अंदर मीट नाम की चीज़ ही नहीं है। कुछ 4 लाइनें लिख के आपने अग्निपथ को अनाउंस कर दिया है, पर जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मीट ही नहीं है डॉक्यूमेंट के अंदर। इससे ये पता चलता है कि या तो लिखने वाले के पास पावर नहीं थी, या उसे ज्ञान नहीं था, या डिस्कशन ना होने की वजह से उसे पता ही नहीं था कि क्या क्या लिखा जाना चाहिए। मेरा एक और जो पहले का ये गेस था कि इसके अंदर रूलिंग पार्टी के अंदर जितने सेवानिवृत्त लोग हैं वो इस डॉक्यूमेंट के साथ इन्वॉल्व होंगे, शायद वो गलत है। और उसकी वजह यह है कि जो भाषा और जिस तरह से चीजें लिखी है, एक सेवानिवृत्त सीनियर आदमी भी इस तरह से कभी नहीं लिखेगा। जितना लिटरेचर अवेलेबल है उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, एकदम ऊपर ऊपर की शैलो बातें कुछ थोड़ी सी लिख दी गई हैं और एक स्कीम अनाउंस कर दी गई है। अभी चूंकि स्कीम अनाउंस हो गई है तो अभी सबको बताया जाएगा कि ठीक है, आप अभी ये हमने अनाउंस कर दिया है, इसके इर्द गिर्द आप अभी पूरे के पूरे अपने डॉक्यूमेंट और अपनी पॉलिसीज और अपने तरीके बनाइए। और ये एक नॉर्मल तरीका है सरकार का काम करने का, इसी सरकार ने का नहीं, किसी भी सरकार का, कि पहले अनाउंस कर दिया है, वो किया कैसे जाएगा आप लोग देखिए। तो इसके अंदर मेरे को उसकी ज़्यादा आशंका लग रही है। मुझे ये भी लगता है कि ये डॉक्यूमेंट केवल एक ऑफिस में बना है, एक आदमी के अंडर बना है, जिसके पास केवल एक सीनियर होगा जिसको उसने दिखाया, और ये बहुत हड़बड़ी में उठा के रक्षा मंत्री जी के पास लेके जाया गया है। और चूंकि इसको इतना सीक्रेटिव रखा गया कि आपने इसकी भनक तक लगने नहीं दी पूरे इंडिया को, किसी को भी, और इसकी जो अफवाहें थी वो हफ्ता 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कुछ शुरू हुई थी, तो वो थोड़ा बहुत जो कुछ कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही होगी वहाँ से आई, ये मेरे को लगता है। एक डॉक्यूमेंट जो मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग देखें, उसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें। आइए मेन फीचर्स की बात करते हैं। क्रिटिसिज्म एक तरफ रखते हैं, जो डॉक्यूमेंट में लिखा है हम उसी को सच मानते हुए यहां से आगे चलते हैं। जिसने भी डॉक्यूमेंट लिखा है उस डॉक्यूमेंट को फेयर चांस देना हमारा काम है, और हम केवल क्रिटिसाइज करके हम आगे बढ़े ऐसा बहुत गलत है। तो जो चीज डॉक्यूमेंट में लिखी है हम उसे भी जरा पढ़ लें, क्या क्या लिखा हुआ है, और उसको ब्लैक एंड व्हाइट में जो लिखा है हम उसका मतलब लेके हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज लिखी है कि चाहे सोल्जर हो, चाहे एयरमैन हो, चाहे सेलर हो, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई भी रिक्रूट या रिक्रूटमेंट जो भी होगा वो अग्निपथ स्कीम से ही होगा, यानी अग्निपथ के सिवा दूसरे किसी तरह का रिक्रूटमेंट आप नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मेरिट, ऑल इंडिया, ऑल क्लासेस, ये अग्निपथ स्कीम का बेसिस बताया गया है। आगे बताते हैं, अगला पॉइंट है ये ऑनलाइन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम की एग्जाम होगी। यानी मेरी समझ है जिस तरह से कैट की एग्जाम या किस तरह से जेईई की एग्जाम, कि पूरी इंडिया के अंदर एक दिन एक कॉमन एग्जाम आप दे रहे हैं, जिसको अपीयर करना है उसमें अपीयर कर रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका हो गया। आगे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन जो होगा वो बहुत ही एक कठिन प्रोसेस और एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी प्रोसेस के तहत होगा। एक जगह लिखा हुआ है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं उनसे हम इसके अंदर लोगों को लेंगे। ये नहीं लिखा हुआ कि और दूसरों को नहीं लेंगे, पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का नाम दिया हुआ है। ट्रेनिंग किस तरह से कराई जाए ये तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स के ऊपर छोड़ दिया है, और लिखा हुआ है कि सर्विस हेडक्वार्टर्स के जो हाईएस्ट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन करेंगे। डॉक्यूमेंट एक जगह यह भी बोलता है कि ट्रेनिंग कम कर दी जाएगी। जितने अग्निवीर होंगे इनकी यूनिफॉर्म को देख के आपको पता चलेगा कि ये अग्निवीर है, यानी इनका इंसिग्निया या बैच या यूनिफॉर्म के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जिससे कि दूर से देखते ही आपको पता चलेगा कि ये अग्निवीर है। उसे 30 दिन की साल में छुट्टी दी जाएगी और मेडिकल लीव अगर जरूरत पड़ती है तो, इसके सिवा दूसरी कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। उसे केवल सैलरी मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी,
ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस का कवर मिलेगा और ये इंश्योरेंस के कवर, ये डेथ की अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं, 3 अलग अलग कैटेगरीज कि उनमें अलग अलग चीजें लागू होंगी। डिसेबिलिटी का कंपनसेशन दिया जाएगा, पेंशन नहीं, डिसेबिलिटी का कंपनसेशन दिया जाएगा और उसकी भी 3 अलग अलग डिसेबिलिटी की कैटेगरी दी हुई है। स्टार्टिंग सैलरी इनकी 30,000 रुपये होगी, जिसमें से 9,000 रुपये इनके नहीं दिए जाएंगे, इनको केवल 21,000 मिलेंगे। ये 9,000 इनकी सेवा निधि में जमा हो जाएंगे, जिसके ऊपर प्रोविडेंट फंड में जितना इंटरेस्ट मिलता है उतना इंटरेस्ट मिलेगा। 4 साल के बाद ये सारा पैसा जितना इकट्ठा हो जाता है, इतना ही पैसा सरकार अपनी तरफ से डाल के उसे सेवा निधि के नाम से आखिर में दे देगी। 5.02 लाख, 5,02,000, 5,02,000 यानी 10,04,000, तकरीबन इतना पैसा इनको 4 साल के बाद में। वो भी कैसे मिलेगा उसके भी अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। जिस भी यूनिट में जहां पर भी पोस्टेड है, तो उस यूनिट को उस जगह की पोस्टिंग के लिए जो भी अलग चीज, अलग अलाउंसेस मिलते हैं, वो इनको दिए जाएंगे। एक जगह लिखा हुआ है रेजिमेंटेशन को हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद ये तो हो गए तथ्य सारे। इन्हीं के ऊपर मेरे कुछ सवाल। आप अग्निपथ स्कीम क्या है ये डिफाइन आपने कहीं नहीं किया हुआ है। अग्निपथ के थ्रू सारा रिक्रूटमेंट होगा। अग्निपथ क्या है? क्या ये ऑनलाइन एग्जाम पहला स्टेप होगा अग्निपथ के लिए? और जो इस ऑनलाइन एग्जाम को क्लियर करेगा केवल वो ही अगले स्टेप के लिए जाएगा रिक्रूटमेंट के? यानी और इसके पहले तीनों सर्विस हेडक्वार्टर के पास कोई भी चॉइस नहीं होगी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। मतलब कौन सा कैंडिडेट आएगा आगे के प्रोसेस के लिए, आर्मी का अलग, नेवी का अलग, एयरफोर्स का अलग, और उसके अंदर भी अलग अलग ट्रेड के लिए हजारों ट्रेड्स है। इन ट्रेड्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो इसकी एग्जाम कितनी एग्जाम होगी, या एक आप कॉमन एग्जाम रख रहे हैं कि जिससे कि आप मिनिमम इनटेक लेवल आप डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या आप मिनिमम इनटेक लेवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए डिसाइड कर रहे हैं और उसके बाद आप इनके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप अलग अलग ट्रेडों के लिए किस तरह से आप लेके जाना चाहते हैं, आगे अपना सिलेक्शन प्रोसेस को उस तरह से लेके जाएं? ये कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो मुझे खुद इतने डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद मुझे नहीं समझ में आई है कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर अगर मैं उंगली रखना चाहूं तो मैं उंगली कहां पर रखूं? तो पहला स्टेप क्या है? अगर मैं एक यूथ हूं जो एक स्ट्रीट के ऊपर है और जो आर्मी में जाना चाहता है, तो क्या ऑनलाइन एग्जाम मेरा पहला स्टेप होगा? क्या ये तीनों सेनाओं के लिए कॉमन होगा या तीनों सेनाओं का अलग अलग होगा? और इसके बाद क्या आगे जाने के बाद ही, जैसे एयरफोर्स की एग्जाम है जिसको स्टार बोलते हैं, STAR, तो क्या ये ऑनलाइन एग्जाम स्टार से पहले होने वाली है? इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं। जब आप ऑल इंडिया मेरिट बोलते हैं, ऑल इंडिया ऑल क्लास बोलते हैं, तो क्या ये पहले नहीं था? अगर नहीं था तो क्या हमने स्पेसिफाई किया है कि हम इसके लिए ऑल इंडिया ऑल मेरिट का मतलब क्या हुआ? ऑल क्लास। आर्मी में जिस तरह से इन्फेंट्री कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, स्टेट के ऊपर बेस्ड है, और इसी तरह से कई यूनिटें जो प्योर यूनिटें हैं, जो आर्मर्ड में या आर्टिलरी में है, तो क्या ये सारी यूनिटें प्योर रहेंगी या ये सारी यूनिटों का इनटेक अग्निवीर का ऑल इंडिया ऑल क्लास होगा? यानी गढ़वाल रेजिमेंट के अंदर जो पहले अग्निवीर गए, हर बटालियन के अंदर वो ऑल इंडिया ऑल क्लास। आप कहते हैं कि रेजिमेंटेशन विल बी मेंटेन्ड। उसका क्या मतलब हुआ? अगर रेजिमेंटेशन मेंटेन करना है और आपको ये प्योरिटी मेंटेन करनी है, इसका मतलब है ऑल इंडिया ऑल क्लास। ये इनके लिए लागू नहीं है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। हर सर्विस के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
इन्फेंट्री का, आर्टिलरी का, आर्मर्ड का, एयर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर्स, आर्मी के अंदर तकरीबन 20 अलग अलग, एयरफोर्स के उनके बहुत ज़्यादा अलग 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 तरह के लोग उनके लिए काम करते हैं, जो हवाई जहाज से लेके ग्राउंड ड्यूटीज़ कर रहे हैं। उसी तरह से नेवी। तो इनकी अलग अलग कैटेगरी कौन डिसाइड करेगा, या जो पहले कैटेगरी चली आ रही है वही कैटेगरी ली जाएगी? तो उनके पहले जैसे एग्ज़ाम थे, अगर वैसे ही एग्ज़ाम अगर पहले लिए जाएंगे तो अग्निपथ स्कीम कहाँ पर आई फिर? तो क्या इन सब के पहले एक ऑनलाइन टेस्ट आपने रखा हुआ है कि उसके अंदर क्वालिफाई करने के बाद ही आदमी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के आगे के टेस्ट दे सकता है? तो क्या आगे के टेस्ट सारे ऑनलाइन होंगे, या फिर वही पुराना सिस्टम होगा कि इन्होंने, इतने लोगों ने, अग्निवीर ने ऑनलाइन टेस्ट पास कर लिया और आप अपने पुराने रिक्रूटिंग सिस्टम में लग जाए? जब आप कहते हैं कि आपकी प्रोसेस बहुत रिगरस होगी और ट्रांसपेरेंट होगी, तो ये रिक्रूटिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कौन टेक ओवर कर रहा है? 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा रिक्रूटिंग ऑफिसर्स अक्रॉस इंडिया हैं। तो रिगरस और ट्रांसपेरेंट, ये दो चीज आपने वर्ड यूज किए, इसको किस तरह से आप आगे करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। ट्रेनिंग पीरियड आज अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड है। कहीं कहीं पर आज 6 महीने और 9 महीने का अगर आर्मी का ट्रेनिंग पीरियड है, तो वहीं दूसरी तरफ 20 और 25 महीने का भी है। तो ये सारी ट्रेनिंग को आप कहते हैं कि आप छोटी ट्रेनिंग करके 6 महीने से कम कर दे, और बाद में जो 25% रिटेन किए जाएंगे अग्निवीर, उनको लंबी बड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मतलब है हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहले 4 साल के लिए इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। अब मैं आता हूं FAQ के ऊपर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मैं आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूं कि ये काफ़ी मुझे हिलारियस लगे, काफ़ी मजाकिया लगे, काफ़ी बचकाना लगे मेरे को। मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आप खुद उसके बाद डिसाइड कीजिए। 32 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट की मैंने लिंक दी हुई है, 32 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर से पहले 4 पेजेस ब्लैंक है, जिसके ऊपर फोटो वोटो कंटेंट ऐसे कुछ लिखा है। 6 पेज के अंदर अग्निपथ है, 6 4 10, और 22 पेजेस फॉरेन आर्मीज में क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, उसके ऊपर 22 पन्ने। अग्निपथ स्कीम हमारी, हमारे देश के लिए, हमारी सेनाओं के लिए, उसके लिए 6 पन्ने, और बाकी सेनाओं में पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है उसके लिए 22 पन्ने। आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा इस डॉक्यूमेंट का। एक और मेरे को ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट जिसने भी बनाया है, कि ये 6 पन्ने जहां पर उसको अग्निपथ के बारे में लिखने थे, उसको एक चीज बताई थी कि आप यूथ और यंग, ये जो शब्द है हर दूसरे तीसरे लाइन में आना चाहिए, और शायद ये भी बताया हो कि अगर नहीं आया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए हर दूसरे तीसरी लाइन में यूथ, यंग, यूथ, यंगर प्रोफाइल, यंग वर्ड, ये आता ही आता है, उसी जरूरत हो या ना हो। अभी FAQs के अंदर कुछ एडवांटेजेस दिए हुए स्कीम के। फायदे क्या है स्कीम के? यूथ को एक मौका मिलेगा मिलिट्री में नौकरी करने का एक छोटे ड्यूरेशन के लिए। इसका मतलब है हम लोगों ने सेना, तीनों सेनाओं का हमने एक एंटरटेनमेंट बना दिया है कि यूथ को भी मौका मिल जाए, चलो जाओ बच्चों तुम भी थोड़ी सी नौकरी करके आ जाओ। और ये किसके अगेंस्ट हो रहा है? ये जो आज आर्मी के जितने रिटायर हो रहे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हमको एक खड़ी सेना के अंदर जितने स्ट्रांग लोग होने चाहिए, जिससे कि आगे हम लोग आज से 10, 15, 20 साल पूरी आर्मी चलती रहे, उसको हमने रिक्रूटमेंट के रोक के हमने यूथ को एंटरटेनमेंट के लिए बोला कि यूथ को एक मौका मिलेगा आर्मी में जाके नौकरी करने के लिए। पहले भी जितने लोग रिक्रूट बन के आते थे वो भी यूथ ही हैं, वो भी रिक्रूट 17 से 20 साल के ही हैं सारे के सारे। तो इस सेंटेंस से ऐसे लगता है कि आज तक यूथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आया ही नहीं। 12वीं के बाद ये सारे आते हैं, और ऐसे ही आ रहे हैं, सालों सालों से आ रहे हैं, जब से 1947 से आज तक आ रहे हैं। इनके आने से
हमारी सेनाएं यूथफुल हो जाएंगी और टेक्निकली अडेप्ट हो जाएंगी, ऐसा फायदा बताया। यूथफुल हो जाएंगी। ये कौन सा अलग यूथ आ रहा है जो यूथफुल करेगा? जो इंडक्शन की एज दी हुई है 17.5 से लेके 21 साल, आप कोई भी डॉक्यूमेंट खोल के देख लीजिए, यही उम्र है जिसके अंदर आज भी जवान आता है, एयरमैन आता है, सेलर आता है और आता रहा है। और टेक्निकली अडेप्ट, इनके वजह से आर्म्ड फोर्सेस टेक्निकली अडेप्ट हो जाएंगी। मतलब ये जो 12वीं का या आईआईटी का लड़का जो बीच में से छोड़ के एक एग्जाम पास करके आ गया है, वो आज आके हमारी आर्म्ड फोर्सेस को टेक्निकली अडेप्ट बनाएगा। ये एफएक्यू उसके अंदर एडवांटेज के अंदर दिया हुआ है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, एक बहुत मतलब एक मोटे तरीके से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या चाहते हैं हम इस स्कीम से। फिर बोलता है कि इससे पूरी सेनाओं का यूथफुल प्रोफाइल और भी ज्यादा बड़ा होगा। फिर यूथ आ गया, यूथफुल प्रोफाइल आ गया। इससे पढ़ के ऐसे लगता है कि आज तक सेनाएं केवल और केवल बूढ़े लोगों को ही रिक्रूट करती थी। कहते हैं कि इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, बढ़ जाएगी। आप सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे जहां पर एक सधे हुए एक्सपीरियंस्ड जवान लड़ाई की सिचुएशन में, एकदम टेंस सिचुएशन में खड़ा रहे, उसे तैयार करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, तब जाके वो आदमी अपनी जगह तैनात रहता है। आप उस चीज को आप मजाक बना के उसकी सेना की रिस्क टेकिंग एबिलिटी इस यूथ के वजह से बढ़ेगी, क्योंकि इस यूथ के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं एफएक्यू के बारे में पढ़ रहा हूं तो ये काफ़ी मुझे मजाकिया लगे थे। फिर से आ गया कि यंग टैलेंट जो है वो अट्रैक्ट होगा। आज भी यंग टैलेंट ही अट्रैक्ट होता है। यंग टैलेंट अट्रैक्ट होगा जो एक्सप्लॉइट करेगा, अडॉप्ट करेगा किस चीज को? इमर्जिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। जब आप ऑनलाइन एग्जाम कराएं तो आप सबसे पहला सवाल ये डालें, व्हाट डू यू मीन बाय इमर्जिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, और 4 आप उसके चॉइसेस दे दें। 99% फेल हो जाएंगे। मतलब आप अभी हम ये कहना चाहते हैं कि ये इमर्जिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेके आ रहा है। इसका मतलब है हमारी सेनाएं जो है आज के दिन में बहुत एक पुरातन काल की सेना है जिसको पता ही नहीं है कि इमर्जिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्या है, और ये यूथ लेके आने वाला है। फिर पॉइंट आ गया, गिव चांस टू यूथ टू सर्व द नेशन। यूथ को मौका मिलना चाहिए देश की सेवा करने के लिए। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी जितने हैं सारे आईएएस सरकारी नौकरियों से लेके जितने भी आदमी बिजनेस में है, कोई भी सरकार देश के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई देश की सेवा नहीं कर रहा है? तो ये यूथ करेगा केवल और केवल सेना में आकर। अंग्रेजी देखिए अभी, टू इम्बाइब ईथोस, करेज, कमराडरी, कमिटमेंट एंड टीम वर्क। ये जो यूथ है इसके अंदर हम इथोस डालेंगे, करेज डालेंगे, हिम्मत डालेंगे, भाईचारा, ब्रदरहुड डालेंगे, कमिटमेंट डालेंगे, टीम वर्क डालेंगे। ये उसके लिए आ रहा है। यहां पर 4 साल में उसको सब मिल जाएगा। फिर उसे हम अलग अलग तरह की क्वालिटी दें कि डिसिप्लिन दे, डायनामिज्म दे, मोटिवेशन दे, और उसे हम उसकी वर्क स्किल बढ़ाएं। मतलब ये सारे यूथ का जो एक ये सारी चीज देने की जो जिम्मेवारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की है, आपने एक साथ बता दिया सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कि आपको जो करना है आप करें। ये सारी चीजें केवल सेना में इनको मिलेंगी। तो यही स्कीम आपको लागू करनी है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में 100% कीजिए, आप हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कीजिए। आप कहिए कि जब तक ये अग्निपथ स्कीम से नहीं आता वो सरकारी नौकरी में आ ही नहीं सकता है। हम एक डिसिप्लिन्ड नेशन देना चाहते हैं तो पहले हम एक डिसिप्लिन्ड गवर्नमेंट की वर्कफोर्स दें।
बनाइए सबके लिए आप, पर एट कॉस्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, एट कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आप सोचिए। इसके बाद फिर से एफएक्यू के ऊपर ही चल रहा हूं कि स्कीम के फायदे क्या होंगे, उसके ऊपर है 5-6 पॉइंट लिखे हैं। बोलते ये एक विन विन सिचुएशन है आर्म फोर्सेस के लिए, नेशन के लिए, देश के लिए, इंडिविजुअल के लिए और पूरे समाज के लिए। तो आज तक जितनी रिक्रूटमेंट होके जवान अपनी नौकरी करके बाहर आते थे, तो क्या हम लोग आज तक लूज लूज सिचुएशन में चल रहे थे? अगला पॉइंट कि बैटल प्रिपेयर्डनेस, मतलब लड़ाई करने की जो तैयारी है आर्म्ड फोर्सेस की, ये यूथ आने की वजह से बेहतर होगी। आप नॉर्मल रिक्रूटमेंट चलने दे रहे हैं और उसके ऊपर आप फिर अगर ये यूथ को भेजें तो शायद उसमें कुछ मतलब हो। पूरी रिक्रूटमेंट बंद करके हम ये यूथ को भेजें, और ये यूथ जिसको बैटल क्या है पता नहीं है, वो हमारी बैटल प्रिपेयर्डनेस ठीक करेगा। फिर से आ गया यूथफुल प्रोफाइल बाय बैलेंस ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। यूथफुल प्रोफाइल, ये यंग लड़का आ गया, अभी ये इसका एक्सपीरियंस और यूथ, या आर्मी का एक्सपीरियंस और ये यूथ, इससे बैलेंस होगा। स्मूथ इंटीग्रेशन इन सोसाइटी विथ स्किल सेट, सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास। इसका मतलब आप मानते हैं कि आज तक जितने रीसेटल होना चाहते हैं सेवानिवृत्त जवान, ना आप उनको सर्टिफिकेट देते हैं, ना डिप्लोमा देते हैं, और ना उनके स्किल सेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि इतने आर्मी में कोर्सेज करने के बाद, इतने स्पेशलिस्ट होने के बाद, उनको आज भी किसी एक सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी से और करेक्ट मिनिस्ट्री से उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, जिसके वजह से ये सारे सर्टिफिकेट नौकरी में जब जाते हैं इनके कोई मायने नहीं है, जबकि इनकी जो स्किल सेट है वो अच्छों से ज़्यादा बेहतर है। पर हम 4 साल के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 4 महीने की ये छुट्टी जाएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा, 10 महीने वैसे ही आउट हो गया, 1 महीना सफ़र करने में निकाल देगा इधर से उधर, तो 3 साल के अंदर हम ये सोसाइटी में किस तरह से स्किल सेट अपनी लेके जाएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अग्निवीर विल स्टैंड आउट इन क्राउड। एकदम ये क्राउड में खड़ा हो रहा तो एक अलग से ये अलग आदमी के दिखाई देगा। ये एक नेशनल लेवल का डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेट के ऊपर है, पूरी दुनिया देख रही है इसे, अभी खत्म नहीं हुआ। आगे और एफएक्यू में बोलते हैं इंपैक्ट ऑफ स्कीम ऑन आर्म फोर्सेस, कि इस स्कीम का आर्म फोर्सेस के ऊपर इंपैक्ट क्या असर पड़ने वाला है। उसमें ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ जाएगी। मतलब ये जो बच्चे कहूंगा मैं, 17 से 20 साल के, 21 साल के, अब 23 साल तक के जो बच्चे आ रहे हैं, ये आते ही 6 महीने की ट्रेनिंग करते ही आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। इसका मतलब है आर्म फोर्सेस जितना ट्रेनिंग करती है वो केवल और केवल वक्त अपना बर्बादी कर रही है। कि अगर 6 महीने की ट्रेनिंग में ये ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस अगर कर सकता है, तो आपने क्यों लाखों करोड़ों रुपए ट्रेनिंग में खर्चा किए हुए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में या रिक्रूटिंग में? उसको निकाल के केवल आप अग्निपथ लीजिए, अग्निवीर लीजिए। फिर से यंगर प्रोफाइल, 17 साल से नीचे के बच्चों को नहीं ले सकते आप, 17.5 साल से उतने ही लिए जाते हैं। 21 साल ऊपर लिमिट है, 23 साल अपर लिमिट है, उतने ही लिए जाते हैं। इसी को यूथ बोलते हैं, यही लोग रिक्रूटिंग के लिए आते हैं। पर आप कहना चाहते हैं कि यंगर प्रोफाइल, आपका यंगर और आज का जो आर्म फोर्सेस का यंगर चल रहा है, इन दोनों की डेफिनेशन में फर्क क्या है? अग्निवीर विल मीट ऑपरेशनल चैलेंजेस। ये अग्निवीर अभी ऑपरेशनल चैलेंजेस है, जो लड़ाई का माहौल जिस तरह से होता है उसकी जो चैलेंजेस है वो पूरी की पूरी ये अग्निवीर भर के निकाल सकता। मतलब आप अभी रिक्रूट करने से पहले ही आपको पता है कि ये भरेगा उसे। लिखते हैं कि ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है आर्म फोर्सेस ने वेल डिफाइन करके रखे हैं, तो वो इन्हें ट्रेनिंग देंगे। तो अगर आर्म फोर्सेस बोलती है कि इस ट्रेनिंग के लिए इंजीनियर्स में आता है, ईएमई में आता है, तो उसे 20 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, आप बोलते हैं 6 महीने में करें, और वो जो 20 महीने आप बोलते हैं वो परमानेंट होने की बात करें। इसका मतलब है पहले 4 साल वो बिना ट्रेनिंग के रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है यंगर एज प्रोफाइल। फिर से
यंग यूथ यंग यूथ यंग यूथ यंग यूथ, ये खत्म नहीं होता इस डॉक्यूमेंट के अंदर। मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया और कुछ लिखा हुआ उसके बाद में, मतलब यहां पर जाके मैं फाइनली थक गया कि ये अभी एफएक्यू, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। और ये एफएक्यू लिखे हुए हैं हमने, ये आप लिंक पढ़िए, ये डॉक्यूमेंट है पब्लिक डोमेन में, पूरी दुनिया इसको देख रही है। अगर मैं एक फौजी होके मैं खुद बोलता हूं कि एक स्कीम ब्रिलियंट है, स्कीम मुझे ब्रिलियंट दिख रही है, पर आप कोई सोच विचार कुछ भी उसके अंदर नहीं है, इसका मतलब है कि इस स्कीम का ब्रिलियंस जिसने लिखा है उसे भी नहीं पता है। मुझे कुछ शायद अलग चीज दिखाई दे रही है। ब्रिलियंट स्कीम मैंने इसलिए कहा है इसको कि नेवी और एयरफोर्स के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उनके जो सिलेक्शन सिस्टम्स है बहुत ज्यादा, अत्यधिक ज्यादा मैच्योर है आर्मी से। आर्मी का जो सिलेक्शन सिस्टम है ये 180 डिग्री ये स्कीम पलट के दे सकती है, और बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी आर्मी में। आर्मी में आज भी 1947 के ब्रिटिश टाइम के सिस्टम चल रहे हैं, जिसके अंदर अगर आपका कोई रिश्तेदार, फादर, चाचा, नाना, ताया कोई भी फौज में अगर था तो किस रिलेशन पे था उसकी अलग अलग प्रायोरिटी के हिसाब से आपको फौज में अंदर आने के लिए एक दूसरे काबिल आदमी से जिसका कोई नहीं है आपको प्रेफरेंस मिलता है। ये ब्रिटिश सिस्टम्स हैं सारे, इनको हम क्यों रख रहे हैं आज तक? सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, हाँ मेरे पिताजी आर्मी में थे, उन्होंने इतने से इतने साल, तो मेरे को प्रेफरेंस मिलेगा लेने के लिए। क्यों मिलेगा? ये 47 में बंद हो जाना चाहिए था। पर आर्मी हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकलती कि मेरा गांव, मेरा जिला और हमारा कुनबा, और उसके अंदर से किस तरह से लोगों को भेजे। इसीलिए आर्मी ने इन्फेंट्री के अंदर जो एक अपना पूरा होल्ड बना के रखा हुआ कि ये प्योर रेजिमेंट से नहीं, बदली ही नहीं होने देनी कोई चीज, वो इसीलिए है क्योंकि ब्रिगेड ऑफ गार्ड छोड़ के बाकी सारी इन्फेंट्री रेजिमेंट 47 के पहले की है, और पूरी इन्फेंट्री ने पूरे आर्मी की तरफ जैसे कैंसरस होल्ड होता है इस तरह से कब्जा करके रखा हुआ है। आपको केवल मीडियोक्रिटी आगे जाती दिखाई देती है। सब काबिल लोग होते हैं, पर अच्छे से अच्छा काबिल आदमी जो दूसरे आर्म का होता है वो पीछे रह जाता है। तो ये जो ब्रिटिश सिस्टम है, इसको अगर पूरी तरह से अगर आप तोड़ना चाहते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, जिससे कि आर्मी का बेहतरी होगी, देश की बेहतरी होगी, उसके लिए मुझे ये स्कीम बहुत अच्छी लगी कि आप ऑल इंडिया मेरिट, ऑल क्लास आप लें, सिलेक्शन करें एकदम स्ट्रिक्ट। आप पहली दीवार बना दें कि ये ऑनलाइन एग्जाम जब तक आदमी क्लियर नहीं करेगा सेना में नहीं जा सकता। उसके बाद आगे सेना को बोलिए कि आपके ऊपर है कि ये 4 साल आप इनका कैसे इस्तेमाल करें। तो अगर वही आपने पुराना रिक्रूटमेंट सिस्टम रख के वही पुराने लोग जिस तरह से आप सिलेक्ट करते थे करना चाहें, आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि हाईली टेक्निकल लोग, हाईली होशियार लोग आप लेना शुरू करें, मेरिट बेस्ड सिस्टम में आप लें। इन्हीं को आप पूरे नीचे से इन्फेंट्री के अंदर, प्योर यूनिट्स के अंदर सबके लिए सेम लागू करें। 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर 50% से ज़्यादा ये पूरी ऑल इंडिया क्लास हो जाएंगी यूनिट्स। ब्रिटिश सिस्टम को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी ब्रिलियंट चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ। अगर मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करूँ, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरह से करें। तो आपने पूरे इंडिया का मेरिट उनको दे दिया, सबको आपने पूरी की पूरी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रख दिया, आपने एक मिनिमम स्टैंडर्ड बना के रख दिया कि उसके आगे हम चलेंगे, उसके आगे आप लें रिक्रूट्स। जो कन्वेंशनल हम लोग का सिलेक्शन सिस्टम है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हर जगह पे आजकल ऑल इंडिया मेरिट की बात हो रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर आप कैट की एग्ज़ाम जाए, जेई जाए, कोई भी आप इंजीनियरिंग की एडमिशन लेनी हो, आपको मेडिकल की एडमिशन, हर जगह अगर आपको कॉमन जाना है तो यहाँ पर जहाँ आपको डायरेक्टली नौकरी लगने वाली है और आपको तनख्वाह मिलने वाली है पहले दिन से, यहाँ पर आपका वो सिस्टम क्यों लागू नहीं है?
तो आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देके अगर आपने एक मिनिमम लेवल बता दिया कि इस लेवल से नीचे का आदमी सेना में नहीं आ सकता, इस लेवल के ऊपर जितने आ रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अपने अपने लोग आप ले लें। उनको चॉइस देनी दीजिए, आर्मी की चॉइस है, नेवी की चॉइस है, एयरफोर्स की चॉइस है, जो जहां जाना चाहता है। सेंट्रलाइजेशन एग्जाम का करना बहुत जरूरी है और किसी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस सेना में सबसे ज्यादा होता है, यह बंद करना बहुत जरूरी है। अभी इस स्कीम के अंदर मैंने कहा है कि बड़े बड़े होल्स हैं, बहुत बड़े बड़े गैप हैं। वो क्या है, वो मैं अभी थोड़ी जल्दी कवर करता हूं। अग्निपथ क्या है ये डिफाइन नहीं है। इस स्कीम के थ्रू जाएंगे तो स्कीम क्या है कि इसको अगर मैं ग्राउंड पे देखना चाहता हूं तो क्या है ये। दूसरी चीज कि आर्म फोर्सेस के किसी के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, जिसके वजह से कोई डिटेल ही किसी के पास अवेलेबल नहीं है। अगर रूलिंग पार्टी के पास इतने ज्यादा सेवानिवृत्त लोग हैं तो इन लोगों की अगर मदद लेते तो शायद ये जिस तरह से एक बचकाना डॉक्यूमेंट बना है इससे काफी अच्छा डॉक्यूमेंट बाहर आता। एक हमने फेट अकम्पली, मतलब बस ये हमने डिसाइड कर दिया है, ये अभी आप करें, इस तरह से स्कीम उठा के आर्म फोर्सेस को दे दी गई और कैंसिल नहीं होगी। अभी आर्म फोर्सेस को बताया गया कि ठीक है ये स्कीम इस तरह से चलेगी, अभी आप लोग वर्कआउट कीजिए कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस लेवल के ऊपर ये स्कीम अनाउंस हुई है उस लेवल के ऊपर इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस वेग, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, मेन ट्रेनिंग 4 साल के बाद दी जाए, और इस तरह से इतनी चीजें वेग इसके अंदर रखी हुई है कि अभी इसका इंटरप्रिटेशन हर आदमी अपने तरीके से करेगा। यानी आपका अग्निपथ स्कीम अगर ब्रिलियंट बन सकती थी तो वो अभी जाके एक कई स्कीमों के अंदर से ये भी एक स्कीम बन जाएगी कि हर आदमी उसको जैसा इंटरप्रेट करना चाहे करेगा और कम से कम अपने सिस्टम को डिस्टर्ब करते हुए सरकार की बात भी मानेगा और पुराना सिस्टम चेंज भी नहीं होगा। कास्ट, स्टेट, रिलीजन बेस्ड यूनिट्स, ऑल इंडिया क्लास, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। रेजिमेंटेशन मेंटेन की जाएगी, मतलब आप किसी को अनॉय भी नहीं करना चाहते, वो भी लाइन लिख दी आपने। मतलब खुद ही इतने कॉन्ट्राडिक्टरी लाइंस आपने लिख दी हैं इसके अंदर कि ये डॉक्यूमेंट समझ ही नहीं आता क्या है। आगे इस स्कीम का क्या होने वाला है, इंप्लीमेंटेशन इसका जो है और इसका इंटेंट, ये दोनों चीजें ग्रे जोन में है। इसके वजह से इसका आगे प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। इतना मैं जानता हूं कि आज से 4 साल तक इनके पास 4 बैचेस आएंगी जिसमें से 25% रखे जाएंगे। एक यूनिट के अंदर इन 4 साल के अंदर कितने रिक्रूट आने चाहिए थे, इनका वेस्टेज रेट क्या है, क्या ये 25% उस वेस्टेज रेट को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर उसके अंदर से शॉर्टेज होती जा रही है तो ये जो गैप है ये और बड़ा ही होते जा रहा है। 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, उसकी शॉर्टेज पहले ही चल रही है, ये 25% अगर उसको पूरा नहीं कर रहा है तो ये एक बड़ी गैप है जो तो फिल होगी नहीं, ये तो फिल होगी ही नहीं, पर और अगर ये 25% उसको रिप्लेस नहीं करता तो ये गैप और बढ़ती जाएगी। 4 साल 2023 से लेकर 2027 तक ये कैसे चलेगा अग्निवीर, 2 वीडियो और करूंगा मैं। अग्निवीर ज्वाइन होने से पहले और अग्निवीर बाहर निकलने के बाद, और दूसरा वीडियो होगा अग्निवीर जो 4 साल आर्मी के अंदर है या नेवी एयरफोर्स के अंदर है वो 4 साल। तो 4 अलग अलग वीडियोस इतने क्लियर टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि आप अपना ओपिनियन बना लीजिए। एक चीज के मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, आज यूथ जितना डेस्परेट है नौकरी के लिए, आपकी 1000 अगर वैकेंसीज होगी 1 लाख एप्लीकेंट्स तो कम से कम होंगे, भीड़ लग जाएगी, आप देखिएगा। जय हिंद।